गाइस, अगर आप एयरफोर्स, नेवी या फिर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। परीक्षा पे न्यू प्रैक्टिस सेट्स लॉन्च हो चुके हैं और उससे भी अच्छी चीज है कि टॉप 100 कैंडिडेट्स को, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर के डाउनलोड करके और ये कोड डालेंगे AB Study 50, उन्हें 50% का ऑफ मिलेगा। यानी कोई प्रैक्टिस सेट अगर 200 रुपए का है तो वहां पे आपको 100 रुपए ही पे करने होंगे। तो जल्दी से जाओ, लाभ उठाओ, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप फ्री मॉक टेस्ट दे करके देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं एंड देन ही आप लेना। चलिए अभी शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, इंडियन नेवी, AMR, SSR और AA, साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए फिजिक्स का एक और पार्ट लेके आ गया हूं मैं, पार्ट 13। इससे पहले पार्ट 12 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इनकेस आपने किसी भी पार्ट को मिस किया है तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इस वीडियो के, वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। शुरू करेंगे वीडियो को, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिफेंस से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम की बेस्ट तरीके से तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सवालों को। गाइज, अभी तक हमने 220 नंबर तक कंप्लीट किया था 12 पार्ट्स में। अभी हम आज के पार्ट में 221 नंबर से शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और लास्ट में आपका जो भी स्कोर होता है, जितना भी होता है, चाहे कम से कम होता है या फिर मैक्सिमम यानी कि 20 आउट ऑफ 20 होता है, कमेंट करके ज़रूर बताओ। कम भी होता है, मान लो 5 क्वेश्चंस भी आपके सही होते हैं तो आप बताओगे तो उससे मुझे पता चलेगा कि किस तरीके की तैयारी है आप लोगों की, किस तरीके के कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर करो। चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला सवाल हम देखते हैं। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ए पर्सन क्लिम्बिंग अ हिल इज बेंट फॉरवर्ड बिकॉज तेज से चल सके, अस्थायित्व के लिए, शक्ति संरक्षण हेतु और फिसलने की संभावना कम हो जाए इसलिए। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, या फिर स्टेबिलिटी। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति जो है अस्थायित्व बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुक जाता है। ए पर्सन क्लिम्बिंग अ हिल इज बेंट फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी और इंक्रीज स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे समझिए, प्रैक्टिकल वाली चीज़ है ये। आप कहीं पे चढ़ते हैं किसी ऊंची जगह पे, या फिर मान लो अगर आप कभी किसी बांध पे चढ़ते हैं, ठीक है, चढ़ रहे हैं आप, तो जब चढ़ेंगे तो आपकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी और जब कम होगी सीधे जाएंगे आप तो वहां पे आपको झुकना पड़ेगा। झुकने से आपको क्या होगा, आपका अस्थायित्व जो है यानी कि आपकी जो ड्यूरेबिलिटी या फिर स्टेबिलिटी जो है वो बिल्कुल अस्थायी हो जाएगी, यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप झुक के चढ़ोगे तो। दैट इज़ वाई कोई भी चढ़ता है कहीं पे भी, किसी पहाड़ी पे भी, तो उस टाइम पे वो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, उससे आसानी होती है चढ़ने में। ठीक है, और ये प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं किसी ऊंची जगह पे चढ़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो G का मान क्या होता है? इफ वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स देन द वैल्यू ऑफ G इज, बढ़ता है, वहीं बना रहता है, घटता है, और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ता है। गाइस ध्यान दीजिए, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो G का मान है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इफ वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स देन द वैल्यू ऑफ G इज इंक्रीजेज। तो यहां पे अब और चीजें आपको बता दूं, समझिएगा। जो G है ये डिक्रीज होता है किस टाइम पे, जिस टाइम पे हम डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं जो अर्थ का सेंटर है उससे। मान लो कि G जो है, G हमारा है वो डिक्रीज या फिर इंक्रीज होगा उस समय जब इसका डिस्टेंस ऑफ बॉडी जो है वो अर्थ के सेंटर से जो बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, उसी टाइम पे जो है ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। उसके बाद अब अगली चीज समझिए आप लोग कि अगर हम
इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो हमारा जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन सेम चीज अगर हम पोल की ओर से इक्वेटर की ओर जाएंगे तो हमारा डिक्रीज होगा। यानी कि हम भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे ध्रुवों की ओर से तो जी का मान जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इफ वी मूव फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर देन द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। बल गुणनफल है। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द्रव्यमान और वेग का, भार और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का, और भार और वेग का। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है क्या? बल। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 224 नंबर है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली इन दी वॉइड समान वेग होता है, समान बल होता है, समान गति होती है और समान त्वरण होता है। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो त्वरण है वो सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है 225 नंबर। 225 नंबर है। एक लड़की, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े होने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, अधिक हो जाएगा, और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम हो जाएगा। एक लड़की जो है झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल जो है वो कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन संवेग दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, उपयुक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो बोथ ऑफ दी एवॉव होंगे, यानी कि संवेग भी दुगना हो जाएगा, मोमेंटम जो है डबल हो जाएगा, गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाती है, यानी किनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। तो अगर इन दोनों में से कभी कोई भी ऑप्शन दिखे आपको और सेम क्वेश्चन दिखे तो आप इन दोनों पे क्लिक कर देंगे। अगर दोनों साथ में हो और फिर नीचे लिखा हो उपयुक्त दोनों तो आप उपयुक्त दोनों पे क्लिक कर देना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में सदिश राशि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर साइन? वेग, लंबाई, समय और द्रव्यमान। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेग। वेग जो है ये एक सदिश राशि है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर साइन। अगला सवाल, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कॉल्ड? संवेग संरक्षण का नियम, गतिशीलता का नियम, जड़त्व का नियम, और इनमें से कोई नहीं। गाइस इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्टिया। गाइस एक और चीज बता दूं कि ये जो अलग अलग आप देख रहे हैं ना, संवेग संरक्षण, गतिशीलता, जड़त्व, ये सभी आप लोगों को क्लियर पढ़ाऊंगा अलग अलग करके, प्रेजेंट करके, प्रेजेंटेशन के साथ। लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम आपको वेट करना होगा। लगा हूं मैं, जैसे ही चीज़ें कंप्लीट होंगी उस टाइम पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल प्रेजेंटेशन के साथ अच्छे से आपको प्रेजेंट करके समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 2 वेक्टर जिनका मान अलग है, 2 वेक्टर्स दैट हैव डिफरेंट वैल्यूज, उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणाम शून्य होगा, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता, और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। 2 वेक्टर हैं जिनका की मान अलग अलग है, फिर भी उनका जो परिणाम है वो शून्य नहीं हो सकता। 2 वेक्टर्स दैट हैव डिफरेंट वैल्यूज बट देयर रिजल्ट कैन नॉट बी 0। अगला सवाल, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, और पहले घटता है फिर बढ़ता है। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घट जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। स्केटिंग ऑन आइस shows that melting point of ice on increasing pressure decreases।
अगला सवाल, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो व्हेन अ बोट इंटर्स द सी फ्रॉम अ रिवर, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, थोड़ी डूब जाती है, अपरिवर्तित रहती है और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ जाती है। व्हेन अ बोट इंटर्स द सी फ्रॉम अ रिवर दैट बोट स्लाइटली राइजेज अपवर्ड्स। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव किनेटिक एनर्जी? चली हुई गोली, खिंचा हुआ धनुष, चलता हथौड़ा और बहता हुआ पानी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खींचा हुआ धनुष जो है इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। ठीक है, ड्रॉन बो डज नॉट हैव किनेटिक एनर्जी। अगला सवाल, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट डबल्स इट्स किनेटिक एनर्जी, दुगनी हो जाती है, 3 गुनी बढ़ जाती है, समान रहती है और चौगुनी हो जाती है। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौगुनी हो जाती है। अगर एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट डबल्स इट्स किनेटिक एनर्जी क्वाड्रा। ओके, अगला सवाल, जब दूध को बिलोया जाता है यानी कि मथा जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण है। तो गाइस आपने देखा होगा कि अगर आप गांव से हैं तो दूध को मथा जाता है और उसमें से क्या होता है, मक्खन अलग निकल जाता है। तो इसका कारण क्या है ये पूछा जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, केंद्रपसारी बल और उष्मा। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रपसारी बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसका कारण है, जब दूध को मथा जाता है या फिर बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है। When a milk is churned, butter separates from it. The reason for this is centrifugal force. अगला सवाल, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है और बिल्कुल नहीं झुकता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंदर की ओर झुकता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह क्या होता है, अंदर की ओर झुक जाता है। ए साइकिल राइडर रोटेट्स एट सम पॉइंट सो दैट टिल्ट्स इनवर्ड। गाइस एक चीज ध्यान दीजिए कि ये तो प्रैक्टिकल करने वाली चीज है, आप कभी घूम कर देख लेना, आप झुक जाओगे अंदर की ओर। ठीक है, अगला सवाल, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। गतिज ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा, संचित ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है, ऐसे पदार्थ में पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। नेक्स्ट है 237 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम, परासरण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है वो वैध ठहराता है इस बात को कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इस बात की पुष्टि करती है। अगला सवाल, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि ही वह पानी हटाती है अपने। एनी बोट विल सिंक इफ इट ड्रेन्स वाटर इट्स। आयतन के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, घनत्व के बराबर और भार के बराबर। करेक्ट आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयतन के बराबर। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह अपने आयतन के बराबर पानी हटाती है तो। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर, ठोस के भार पर, ठोस के द्रव्यमान पर और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। अगला सवाल 240 नंबर, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि तेल बहुत हल्का है, कैपिलरी क्रिया के कारण, सतह तनाव के घटने के कारण और तेल
वाष्पशील है इस कारण से। गाइज ये जो सवाल है ये VVI है, हर एक एग्जाम में आपको ये सवाल मिलेगा ही मिलेगा और हर बार पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार पूछा गया फिर नहीं पूछा जाएगा, ये हर बार पूछा जाता है, हर एक साल हर एक एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। ठीक है, किसके कारण? कैपिलरी क्रिया के कारण। अब थोड़ा सा जान लीजिए कैपिलरी क्रिया क्या है। तो ये जो कैपिलरी एक्शन या फिर कैपिलरी क्रिया है, ये तरल पदार्थ जो होते हैं उनकी क्षमता का वर्णन करता है, जो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ एक संकीर्ण जैसे कि एक पतली ट्यूब में प्रवाह के लिए होता है। यही ये चीज है, ये जो कैपिलरी क्रिया है यही है, बस और कुछ नहीं जानना है। बाकी जब प्रेजेंटेशन के साथ फिजिक्स पढ़ाऊंगा उस टाइम पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा। थोड़ा टाइम आपको वेट करना होगा। ये आज के हमारे 20 क्वेश्चंस थे फिजिक्स के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंस्टा आईडी, टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर के जरूर चेक कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।